ये हर व्यक्ति जानता है कि 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है। लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। देश में और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और किसानों की आमदनी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। कृषि विज्ञान केंद्रों ने स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, समय पे उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने में भी जो योगदान दिया है, ऐसी एक नई सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के भी कुछ जनपद आते हैं, यह प्रतिवर्ष सूखा की चपेट में होता था। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप आज काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिली है। इसके साथ ही वहां पर पेयजल का संकट 2014 के पहले वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाने की कार्रवाई होती थी और आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना अकेले बुंदेलखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,322 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी जनपदों में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से भी पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश ने 4,000 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को बुंदेलखंड के अब तक पूरा किया है, जिसमें 2,20,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता अकेले बुंदेलखंड में अर्जित करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड की जो एक अन्य समस्या थी, अन्ना प्रथा, जिसमें बड़े पैमाने पर जो निराश्रित गोवंश था, इसके कारण वहां फसलें समाप्त होती थी। आज बुंदेलखंड में पिछले 3 वर्ष के अंदर 1535 गौ आश्रय स्थल बना करके 1,54,000 से अधिक गोवंश को उन गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखने, उनके नस्ल सुधार के साथ ही उन्हें खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आज बुंदेलखंड में कॉरिडोर की घोषणा की और उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और चित्रकूट में है। डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड में अब तक 2600 एकड़ भूमि हम लोगों ने इसके लिए अधिकृत की है और लगभग 36,000 करोड़ रुपए के एमओयू इस संबंध में निवेश के लिए भी बुंदेलखंड में हमें प्राप्त हुए हैं। फरवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ही वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और मुझे प्रसन्नता है कि यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे अब तक लगभग 15% के अपने कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हुआ है और 10% का जो एक माइलस्टोन था हमारे सामने, हम उसको समय से इस कोरोना कालखंड में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। प्रदेश में 2016 के पहले कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र थे। आज भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश को मिले हैं। हर बड़े जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जनपद में 1 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों को इन्हें जोड़ करके स्थानीय स्तर पर किसानों को
कृषि की उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में इन कृषि विज्ञान केंद्रों की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी में बनने से बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, चित्रकूट कमिश्नरी में, बांदा में राज्य सरकार पहले से एक कृषि विश्वविद्यालय संचालित कर रही है और झांसी कमिश्नरी के लिए यह नया कृषि विश्वविद्यालय मिलने के कारण, इस कृषि विश्वविद्यालय के कारण न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा, अपितु इसके माध्यम से किसानों को हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में हमें काफी मदद मिलेगी। आज कोरोना कालखंड में वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि से जुड़े हुए छात्रों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की उनकी संकल्पना में पूरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़कर के कार्य करेगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, ICAR के सभी पदाधिकारियों का और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति जी और उनके पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें। खड़े होना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्था के रूप में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध झांसी में हुई। विश्वविद्यालय लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में विस्तारित है। ये विश्वविद्यालय न केवल बुंदेलखंड अपितु देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्था के रूप में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध झांसी में हुई। विश्वविद्यालय लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में विस्तारित है। ये विश्वविद्यालय न केवल बुंदेलखंड अपितु देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त कृषि शिक्षा, अनुसंधान व किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ यहाँ उन्नत बीज भी उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा एवं मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दतिया में की जा रही है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुसंधान का ये विशिष्ट केंद्र है और यहाँ दक्षता युक्त शिक्षा भी दी जा रही है। इस विश्वविद्यालय के 2 नवनिर्मित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य नवंबर 2017 से प्रारंभ होकर लगभग 2 वर्षों की अवधि में ही NBCC द्वारा पूर्ण कर लिया गया। शैक्षणिक भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,500 वर्ग मीटर है, जिसमें 19 स्मार्ट क्लासरूम सहित विद्यार्थियों के लिए 23 शोध प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये भवन सर्व सुविधा युक्त बहुउद्देशीय हॉल एवं सेमिनार हॉल से सुसज्जित है। प्रशासनिक भवन लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है, जिसमें समिति कक्ष एवं बोर्ड रूम जैसी सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, अधिष्ठाता के साथ साथ लगभग 14 राज्यों के उत्कृष्ट शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
इन भवनों में ऊर्जा दक्षता के सभी मानकों को समाहित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा पैनल, LED लाइट, वर्षा जल संचयन, तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जो इस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक स्वरूप देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जारी नई शिक्षा नीति से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं का कौशल विकास होगा और स्वरोजगार के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। आज इस विशिष्ट विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आग्रह करता हूं कि विद्यार्थियों से सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का परिचर्चा का संचालन करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, योगांशी आर्या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली हैं। नमस्कार सर। युगांशी, आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। आपके सारे जो साथी मित्र होंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार के विषय पढ़ने के लिए आपके सब साथियों को अच्छा लगता होगा, लेकिन आपने इस दुनिया को चुना, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का तय किया। ऐसा क्यों किया? नमस्कार सर। सब कृषि स्नातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलते हैं और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मेरा झुकाव शुरू से ही कृषि की ओर रहा है, इसलिए मैंने BSc कृषि में प्रवेश लिया। मैं आगे कृषि से डिग्री करने के बाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा खेती की लागत कम करने के लिए कार्य करना चाहूंगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। आपने कभी सोचा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, उसके बावजूद भी बहुत सी सारी कृषि पैदाश ऐसी हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। आप सभी कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं। आज एडिबल ऑयल के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपीस हमारा विदेश जाता है। तो आपको लगता है कि आप जो योजनाएं बना रही हो तो भविष्य में भारत में मुट्ठी भर भी कृषि पैदावार कहीं से बाहर से लानी न पड़े, उसका लिस्टिंग बनाना, उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, ये हो सकता है क्या? जी सर, जरूर हो सकता है। यदि सारे कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और परिश्रम के साथ लगे रहें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोचे तो वो जरूर हो सकता है। जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें युवा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, जिससे वो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपने खुद के व्यवसाय खोल सकते हैं और जो जिसमें उनकी रुचि है वो कार्य वो कर सकते हैं। चलिए योगांशी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आप इस क्षेत्र में प्रगति करें और वैसे भी हमारे देश का कृषि क्षेत्र ज्यादातर महिलाओं ने संभाला हुआ है। पशुपालन का हो या कृषि का हो, महिलाओं का योगदान सदियों से हमारे यहाँ बहुत बड़ा रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उसको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। आपके वहां आने से जरूर कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नरेंद्र सेन, 23 साल के नरेंद्र BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के चौथे वर्ष के
विद्यार्थी हैं। राजस्थान के जयपुर में प्रतापनगर सांगानेर के रहने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए, आज एक नरेंद्र को दूसरे नरेंद्र से बात करने का मौका मिल गया। सर ये तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा नरेंद्र जी बताइए, आप तो जयपुर के रहने वाले और इधर बुंदेलखंड में आकर के बैठे हो और हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ रहे हो, और बुंदेलखंड तो पानी के अभाव के कारण जाने जाने वाला इलाका है। आपका राजस्थान, आपका जयपुर, और ये क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? जयपुर के आसपास का क्षेत्र प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज्यादा वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर अभी इतना प्रयोग नहीं है, परंपरागत खेती ही होती है इधर। और राजस्थान में मसालों की ज्यादा खेती होती है, जबकि बुंदेलखंड तिलहन और दलहन का प्रमुख क्षेत्र है सर। आपको क्या लगता है कि आप जब ये हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, अब फल तो सीजनल होते हैं और इनको लंबे समय तक स्टोरेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। फल सब्जी की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, इससे जुड़े सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या बदलाव ला सकते हैं? हमने हमारी पढ़ाई के दौरान फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विधियां बहुत विस्तार से पढ़ी हैं और अपने विश्वविद्यालय और उद्योगों से जुड़कर प्रायोगिक शिक्षा भी प्राप्त करी है। और स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के तहत हमने व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, जिसके साथ ही हम स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आपके यहाँ कभी चर्चा हुई क्या, जैसे हमारे देश में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट, यानी बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी होटल में आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर देखा जाता है, फल खाया जाता है। पिछले दिनों हमारे कच्छ के किसानों ने रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक बहुत बड़ा कमाल किया है, और मैंने तो टेस्ट किया है, बहुत ही मैंने आज तक जितने ड्रैगन फ्रूट खाए हैं उसमें भी कच्छ से जो बना है, किसानों ने मेहनत करके तैयार किया है, सचमुच में क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो भारत बाहर से न लाए, हमें यहाँ उत्पादन करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल, अगर हम सब सारे विश्वविद्यालय साथ मिलकर अगर प्रयास करें तो ये बिल्कुल संभव है सर। चलिए, आप बहुत आशावादी हैं नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 21 वर्ष की स्वाति सिंह बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तीसरे वर्ष की छात्रा हैं। स्वाति झांसी की रहने वाली हैं। झांसी नमस्ते। नमस्कार सर। आप तो झांसी की हैं, इसलिए आपको तो बाहर पढ़ने के लिए जाना, बाहर के विद्यार्थियों से, तो ये जो बाहर के लोग रहते हैं उनका तो कोशिश रहती होगी कि स्वाति उनको सबको अपने घर ले जाए, अपने घर का खाना खिलाए, ऐसा होता है क्या? जी सर, होता है, कई बार होता है सब। अच्छा, आप कहीं हुआ ही क्या अपनी इन सहेलियां जो यहाँ पढ़ने में साथ मिली हैं, जो दोस्त मिले हैं, तो उनके गांव कभी हुआ ही क्या? सर उनके गांव तो नहीं, बट हाँ कई जगह हम घूमे हैं अपने ऑल इंडिया एग्रीकल्चर टूर पे। अच्छा स्वाति, बुंदेलखंड तो सचमुच में, क्योंकि मैं उस इलाके में मेरा आना जाना रहा है, पानी के अभाव में बड़ी कठिनाइयों वाला क्षेत्र है। फिर भी आपने एक कृषि क्षेत्र में जाने के लिए क्यों पढ़ाई करने का सोचा? सर मेरे पिता अपर नगर आयुक्त हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कृषि के क्षेत्र से ही ली है। अच्छा। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं प्रेरणा मिली कि पिताजी का दबाव था? नहीं, प्रेरणा मिली। अच्छा। जी सर। और मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ ताकि मैं कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। चलिए, तो आप भी अपने पिताजी की तरह सरकार में जाकर के एग्रीकल्चर में काम करना चाहती है। देखिए, जहां पानी कम होता है
वहां माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, क्या हम किसानों को इस विषय में जागरूक कर सकते हैं क्या? किसान इन चीजों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? आप तो खुद किसान परिवार से हैं, पिताजी किसानी में पड़े हुए हैं, बुंदेलखंड में पानी की को आप वाकिफ हैं। क्या लगता है, लोगों का मन बन रहा है? यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के मॉडल तैयार करे गए हैं। हमें इसके बारे में भी पढ़ाया गया है, इसके महत्वता के बारे में भी बताया गया है। और इस वर्ष मैं रावे के अंतर्गत सभी किसानों को जागरूक करने की कोशिश जरूर करूंगी। आप किसानों को कैसे समझाते हो कि फ्लड इरिगेशन, ये पानी, किसान का स्वभाव है खेत पानी से लबालब भरा हुआ हो, सारी फसल पानी में डूबी हुई, तब उसको लगता है कि हाँ अब कुछ पानी है। उसमें से उसको ड्रिप इरिगेशन में लेकर जाना, जहां ऊपर तो सूखा दिखता हो, नीचे से गीला होता हो और फिर फसल होती हो, उसकी इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? सर, जब वो खुद हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और जब वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में देखते हैं कि किस तरह से इतने कम पानी में भी कितनी अच्छी लागत मिल रही है, तो तब वो ये बात को समझ पाते हैं अच्छे से। देखिए, आज इस कार्यक्रम में मुझे बताया गया कि करीब 50-55 हजार लोग रजिस्ट्री करा करके ऑनलाइन है। इतने सारे लोग हैं, तो मैं अपनी बात करने का तरीका बताता हूँ। मैं जब गुजरात में था, वहां भी पानी का बहुत कष्ट रहता है, तो मैं लोगों को समझाता था कि ड्रिप इरिगेशन कैसे। तो मैं कहता कि मान लीजिए घर में छोटा बालक है और न वेट बढ़ रहा है, न वो खिल उठता है, बड़ा मुरझाया हुआ दुबला पतला है, और हर माँ बाप चाहता है कि बेटा स्वस्थ हो, दौड़ता हो, हंसता खेलता हो, ऐसा बच्चा हो, और माँ बाप चाहेंगे। लेकिन अगर कोई माँ बाप डेली बाल्टी भर दूध ला करके उसमें बादाम, पिस्ता, केसर सब चीजें डाल करके उस दूध से उसको नहला दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? वो तंदुरुस्त होगा क्या? होगा क्या स्वाति? नो सर, नहीं होगा। लेकिन अगर समझदारी से एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध पिला दे, तो कुछ महीनों के बाद बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे बालक को दूध से नहलाने से स्वस्थ नहीं होता है, एक एक चम्मच दूध पिलाने से बदलाव की संभावना बनती है। ये फसल का भी ऐसा ही है। पानी से पूरा भर देने से जितना फायदा होता है, उससे ज्यादा बूंद बूंद पानी अगर उसके मिलती है तो फसल बहुत बढ़िया बनती है। ये बात बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझानी चाहिए। और पानी की रिसाइकलिंग हो, बरसात के पानी को कैसे जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तकनीक है, उनके बारे में भी सुनसान है। ऐसा स्थिति में यदि नया शहर में हजारों करोड़ रुपए जिन खर्च हो चुके हैं, यदि ये शहर नहीं बसाया जाए तो फिर खंडहर में तब्दील हो जाए। तो पाए के जहां निवास बनाए के काम शुरू करे, जब आक रहेल धर लेबो तो फिर शहर बसे शुरू हो जाए। मंत्री मन रही, संसदीय सचिव मन भी लाट नवाच राजधानी भवन करें,
पुराना शहर में नहीं करें, जत्ता संसदीय सचिव है सब नवा राजधानी में ओकर मंबर भवन एलाट करे हम। जैसे बनी हमूमन विधानसभा अध्यक्ष सहित पूरा मंत्रिमंडल के साथे और राज्यपाल जी दे आग्रह करबो सब जन आके यहाँ रहे शुरू करबो। जब हमार रेल दल लेबो अधिकारी में रेल दल ली तो फिर मार्केट भी बनी, हॉस्पिटल भी शुरू हो जाई, आवागमन की सुविधा भी बन जाई, तो शहर बसाए में ज्यादा अड़चन नहीं हुई। और ही बीच में दोनों जो महानदी और इंद्रावती भवन के बीच में ये विधानसभा के शिलान्यास आज हो है। अध्यक्ष जी के निर्देश है कि यही कार्यकाल में बन जाए। कतेक विश्वास है आदरणीय महंत जी ला काबर की पुराना विधानसभा भी देखे मध्य प्रदेश के 84 में अर्जुन सिंह जी होकर घोषणा करे रही से और में 96-97 कब बनी इसका शुरू करें 97 में नवा विधानसभा भोपाल के नवा विधानसभा उमन गेन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री रही से तब ओकर शुरुआत हो रही से। तेमे के कुछ साथी मन ऐसे है, कुछ वरिष्ठ सदस्य मन है अभी भी जेमे पुराना विधानसभा जे मिंटो हाल जाज परचम के स्वागत करे बर जिन हाल ला बनाया रही से बहुत लंबा समय तक के विधानसभा के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा के रूप में ओकर उपयोग हुईस। ओकर बाद नवा विधानसभा में बैठे का अवसर मिलिस और छत्तीसगढ़ बनीस। तो जसपुर हाल में आरकेसी में जसपुर हाल में पहली विधानसभा सब, ओकर बाद अभी 0 पॉइंट में उला विधानसभा के रूप में विकसित किए गए। अब ये नवीन विधानसभा है तो कुछ साथी मन हैं जैसे रवीन चौबे जी जैसे वरिष्ठ साथी है, प्रेम साह सिंह जी हो, ये मतलब सबो विधानसभा में बैठे के अवसर मिले है। ताम्रध्वज भैया, अमतेज भैया, चरण भैया भी सबो विधानसभा में बैठ चुके। जसपुर हाल में नहीं बैठे, ऐसा एक ठक में आप चुके हो अभी तक। ताम्रध्वज भैया मिंटो हाल में नहीं बैठे। हाँ, लेकिन चौबे जी के साथ हमन बहुत जन साथी मन अरुण वोरा भी मिंटो हाल में बैठे हैं। नवा विधानसभा जसपुर हाल में नहीं बैठ पाए, बैठे हैं यहाँ जसपुर हाल में बैठे हैं। अच्छा, तो बहुत जन साथी हैं जिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बैठे का अवसर मिले है और यहाँ की विधानसभा में हमारी कोशिश रही है। बताया अर्थ है 84 में अर्जुन सिंह जी घोषणा करे रही से और 97 में नवीन विधानसभा भोपाल में बनी। 13 साल लगे रही इसका। अब मोला त्यहां 3 साल में बनाया कहा था। तो कोशिश हमारी रही कि बहुत जल्दी बनाया। नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में ओकर विकास बर, प्रदेश के विकास बर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे बर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी ते हम सब चर्चा कर सकन। कल विधानसभा के पावर सत्र के 17 साल हुई, 4 दिन के विधानसभा, लेकिन हमन सब बहुत डर लागत रही से कि विधानसभा कैसे हुई। लेकिन आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सुंदर व्यवस्था वहां के सबके हेल्थ चेकअप करे बर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन आदरणीय TS सिंहदेव निर्देशित करीस। वहां सबके चेकअप के व्यवस्था, साथ ही वहां जिन बैठे की व्यवस्था बनाए रही समर मन के शेर के पिंजरा बरोबर अलग अलग बगल के सीट में बैठे थे से बात नहीं कर सका। लेकिन शुरू में तटपटा लगे, लेकिन बाद में लगे इसके बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा व्यवस्था। बहुत देश के बहुत अगन विधानसभा में 4 दिन के भी सत्र नहीं बुलाए, हिम्मत कर सका थे। वहां 4 दिन के विधानसभा सत्र हुए और हमारे नेता प्रत्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4 दिन में अतका कन काम हो है जिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह में नहीं हो सके कन बिजनेस 4 दिन में हो है। एक दिन तो जोगी जी के श्रद्धांजलि में
दिवंगत आत्मा मन के श्रद्धांजलि में निकल गए। लेकिन 3 दिन में 3 जहां स्थगन हुई, 9 ध्यानाकर्षण हुई, 75 ठक प्रश्न हुई, 11 ठक विधेयक पारित हुई और छत्तीसगढ़ महतारी के जिन भाषा है, जिन भाषा में अमर कबीर के वाणी गूंज थे, धनी धर्मदास साहब जिन कविता करे है, गुरु घासीदास जी जिन मन के एक समान के संदेश दे, वो भाषा राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़े पर भी प्रस्ताव करके दिल्ली भेजे के काम कल संपन्न हुई से। तो मैं अभी हमारे डॉक्टर प्रेम साह सिंह जी बैठे, सबसे ज्यादा विधेयक ओकरे नहीं सिखाली और सबसे बढ़िया संचालन करे में सहयोग और संचालन का अध्यक्ष जी सहयोग करे पर आदरणीय रविंद्र चौबे जी खूब मेहनत करे, 1 मिनट भी खराब नहीं होने और हर मिनट के सदुपयोग करते हुए विधानसभा में बहुत तक ऐसे बिल्कुल नहीं लगत रही से, अधूरापन के एहसास नहीं होत रही से, पूरा जैसे पावर सत्र होते तो इसने विधानसभा सत्र संचालित हुई। एक बार मैं सबो सदस्य मल्ला, हमार अध्यक्ष जी ला, मंत्री मल्ला, नेता प्रतिपक्ष ला, हमारे उपाध्यक्ष जी ला और सचिवालय के सब साथी मल्ला भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अध्यक्ष जी जिन दिन ले विधानसभा सत्र आउट करेस वही दिन ले पानी गिरे शुरू करीस और 4 दिन ले मनमाने झड़ी हुई और सबसे ज्यादा पानी एकरे जिला में, जांजगीर जिला में बहुत पानी गिरे, अतिवृष्टि एकरे जिला में। ये अतिवृष्टि के कारण से कुछ जिला प्रभावित हुए हैं। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारी मतलब निर्देशित कर दे हैं कि हर संभव जिन प्रभावित व्यक्ति है ते मतलब सहयोग करे, जान माल के कुछ नुकसान भी होए ओकरो भी सर्वे करे के निर्देश कले रात के हमने दे दे हैं। तो आप सब ये अवसर में बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये संकल्प के साथ कि बहुत जल्दी ये भवन के निर्माण हुई और हमारा प्रयास हुई इस कार्यकाल में ही हम नवा विधानसभा में प्रवेश कर जान। यही संकल्प के साथ आप सब बहुत बहुत बधाई देते हुए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कोरोना काल के कारण से आना संभव नहीं है, लेकिन अपन संदेश वो भेजे ओकर प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। मैं आप मन ला डॉक्टर बोल परे, लेकिन मोला लागते है कि कोनो गलत नहीं है। काबर कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ मन के दुख तकलीफ हरैया आप मन हो, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आप मन हो, छत्तीसगढ़ के विकास के डॉक्टर आप मन हो। तो डॉक्टर मोला लागते है कि कोनो गलत नहीं हो इस, और ये आवाज केवल मोर मन से नहीं निकले, छत्तीसगढ़ के जम्मो 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के आवाज हरैये है। और एक साथ ही अब मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करत हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ला कि आप आओ और माननीय सांसद लोकसभा श्री राहुल गांधी जी के संदेश के वाचन करो। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। हमार छत्तीसगढ़ के नवा विधानसभा भवन के भूमि पूजन जेकर कर कमलों से संपन्न होई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमारे देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय सोनिया जी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल जी, परम सम्मानी बाबूजी आदरणीय पुनिया साहब, आज जेकर द्वारा ये भूमि पूजन के काम संपन्न होई से ओकर कार्यकाल में ही अभी एकर पूरा होना है।
ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी भूपेश बघेल जी, विधानसभा के बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय विधानसभा उपाध्यक्ष भाई मनोज मंडावी जी, बहुत ही सम्मानीय लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज भैया, आदरणीय महाराज साहब श्री टी.एस. सिंहदेव साहब, सम्मानीय डॉक्टर डहरिया जी, और विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते। आदरणीय अनिला भेड़िया जी, भाई जय सिंह जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, सम्मानीय उमेश जी, आदरणीय मंडल साहब, सम्मानीय अमिताभ जी, सम्मानीय सुब्रत जी, आदरणीय लोक निर्माण सचिव श्री परदेसी जी, आदरणीय गंगराड़े साहब, समस्त आदरणीय अधिकारीगण, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, हमारे विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य भाई धर्मजीत भैया, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थी मित्र और देश के हर कोने से जुड़े हुए इस वर्चुअल समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाले युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था, ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी
तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है। कई रिफॉर्म्स किए गए हैं। भारत में किसान को बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे एफपीओज अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, आज 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में कार्यरत है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान, IARI झारखंड, IARI असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी